हाय दोस्त, मैं प्रिंस कुमार मौर्य। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज से हम भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ने वाले हैं। आज पहला डे है। हम लोग अरिहंत का एक मैथ बुक है, इसी से रिवीजन करने वाले हैं। यही बुक है। अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो आप इस वीडियो को देखकर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो आज पहला डे है, चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भारत एवं विश्व का भूगोल। सामान्य भूगोल। ब्रह्मांड अति विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी उत्पत्ति के संदर्भ में आज तक संयम बना हुआ है। यद्यपि बहुत सारे सिद्धांतों के माध्यम से इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया गया है। ब्रह्मांड की विशालता के अंतर्गत अनेक ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं खगोलीय पिंड समाहित हैं। देखिए, आइए टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। ग्लोब। ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब जो है लघु रूप से पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर धरातलीय आकृतियां व दिशाओं को आसानी से दर्शाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही स्थानों पर दिखाया जा सकता है। अक्षांश रेखा। किसी स्थान से भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश लैटिट्यूड कहते हैं। अन्य शब्दों में ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा है। सबसे लंबी रेखा है विषुवत रेखा। 40,069 किलोमीटर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। वह दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा पृथ्वी के कितने भागों में विभाजित करती हैं? तो दो भागों में विभाजित करती हैं, जिन्हें उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 23.12 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः कर्क रेखा व मकर रेखा कहते हैं। 23.12 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ये रेखाएं लंबवत होती हैं, वह समानांतर नहीं होती हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों की ओर कम होती जाती हैं। इन्हें बृहत वृत्त, ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ब्रिटेन के ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अंततः प्रधान मध्याह्न रेखा अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री पर जाने में 6 घंटे का समय लगता है। देश के समय में एकरूपता बनाए रखने के लिए अधिकांश देशों में एक ही माध्य प्रमाणिक समय निर्धारित किया गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 एवं सर्वाधिक 12 टाइम जोन रूस में है। देखिए, अमेरिका में कितने टाइम जोन है? तो 11। सबसे अधिक कहाँ है टाइम जोन? तो रूस में 12 टाइम जोन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुए एक समझौते के अनुसार 180 डिग्री देशांतर के समीप स्थलों, खंडों
को छोड़कर एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। यह रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने या पार करने पर एक दिन घट जाएगा, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करने पर एक दिन बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में परिवर्तन होता रहता है। समोआ द्वीप पहले तिथि रेखा के पश्चिम में था, जिससे बाद में पूर्व में कर दिया गया था। अब पुनः समोआ द्वीप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में आ गया है। टोकेलाऊ द्वीप भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम में कर दिया गया है। समोआ द्वीप और टोकेलाऊ में इस परिवर्तन का कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से निकटता तथा इनके साथ व्यापार की अधिकता बताया गया है। ब्रह्मांड। सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगाओं से सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड यूनिवर्स की संज्ञा दी जाती है। ब्रह्मांड आकार एवं परिमाप में बड़ा होता है। इसमें छोटे परमाणु से लेकर आकाशगंगा तथा बड़े समूह पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के संबंध में क्लॉडियस टामली ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसको जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा जाता है। इस अवधारणा में परिवर्तन कोपरनिकस ने सन 1443 ईस्वी में किया और बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इस अवधारणा को हेलियोसेंट्रिक कहा जाता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत इस प्रकार हैं। बिग बैंग सिद्धांत, जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा। बिग बैंग सिद्धांत किसने दी? तो जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट से हुई है। यह समय लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व का था। आरंभ में सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। इसका आयतन अति निम्न तथा तापमान उच्च था। इस प्रक्रिया के दौरान परमाणुओं में भीषण विस्फोट हुआ एवं विस्फोट के पश्चात विस्तार हुआ। इसी विस्तार के फलस्वरूप वर्तमान ब्रह्मांड का स्वरूप प्राप्त हुआ। यह विस्तार आज भी जारी है। इसका प्रमाण आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरियों से देखा जा सकता है। डॉप्लर विस्थापन। इसमें आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम के आधार पर विश्व के विस्तार के बारे में बताया गया है। यदि स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन की घटना हो तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही हैं, और यदि स्पेक्ट्रम में बैगनी विस्थापन हो तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी के पास आ रही हैं। यदि डॉप्लर विस्थापन है, चूंकि अभी तक स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन की घटना के प्रमाण मिले हैं, अंततः आकाशगंगा दूर भाग रही है। हब्बल का नियम। वर्ष 1929 में एडविन हब्बल ने डॉप्लर सिद्धांत के आधार पर यह प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हब्बल महोदय इसके लिए रेड शिफ्ट परिघटना को प्रतिपादित किया। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटनाएं ब्रह्मांड में निरंतर विस्तरण के साक्ष्य हैं। यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चले तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी।
इसके विपरीत प्रकाश स्रोत से दूरी बढ़ती जाए तो प्रकाश की आकृति में आभासी ह्रास होगा। हिग्स बोसन गॉड पार्टिकल। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए वर्ष 2010 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC नामक महाप्रयोग किया, जिसमें 1000 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। वस्तुत वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले संपन्न ब्रह्मांडीय घटना को प्रयोगशाला में करना चाहते हैं, जिससे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि हिग्स बोसन को बेसिक यूनिट माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में ऐसे पदार्थ की मौजूदगी है जो अदृश्य हैं और ब्रह्मांड का 90 से 95% द्रव्यमान इसी अदृश्य पदार्थ के कारण है। वैज्ञानिकों ने इसे डार्क मैटर का नाम दिया। खगोलीय पिंड। आकाश में दिखाई पड़ने वाले अनेक पिंड हैं, जैसे तारे, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इत्यादि खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आकाशगंगा। आकाशगंगा गैलेक्सी तारों का एक विशाल पुंज है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में गैस एवं धूल भी पाई जाती हैं। आकाशगंगा में 98% भाग तारे तथा 2% भाग गैस तथा धूल का होता है। आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। पृथ्वी एरावत पथ मिल्की वे नामक आकाशगंगा का एक भाग है। बृहत मैगेलेनिक मेघ, लघु मैगेलेनिक मेघ, उर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्पचर सिस्टम और डेक्रो सिस्टम अन्य आकाशगंगाएं हैं। आकृति के आधार पर 3 प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। सर्पिल। सर्पिल आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों का अधिक जमाव पाया जाता है। ये तस्तरी के आकार की आकाशगंगा होती हैं। समस्त आकाशगंगाओं में 1/4 आकाशगंगा इसी प्रकार की हैं। मिल्की वे एवं एंड्रोमेडा इसके उदाहरण हैं। दीर्घवृत्तीय। ब्रह्मांड की लगभग 2/3 आकाशगंगा दीर्घवृत्तीय हैं। इस सर्पिल आकाशगंगा से आकार में छोटी होती हैं। इसका आकार अंडाकार होता है। इसमें अधिकांशतः पुराने तारे होते हैं। इस प्रकार के आकाशगंगा में नवीन तारों का निर्माण होता है। अनियमित आकाशगंगा। अनियमितकार आकाशगंगाएं मुख्यतः नवीन तारों द्वारा निर्मित होती हैं। ब्रह्मांड के संपूर्ण आकाशगंगा का 10वां भाग इसी प्रकार का है। तारामंडल। आकाशगंगा में कुछ सुंदर एवं व्यवस्थित आकृतियों के रूप में पाए जाने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। जैसे मंदाकिनी आकाशगंगा में पाया जाने वाला सप्तऋषि मंडल, ओरियन, हाइड्रा ध्रुव तारा, हरकुलिस इत्यादि तारामंडल के उदाहरण हैं। तारे। आकाशगंगा में गैस एवं धूल के बादल होते हैं। इन तारों का निर्माण संभवतः उन्हीं से होता है। ये तारे निरंतर ऊर्जा मुक्त करते रहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। क्वेसर। क्वेसर वे आकाशीय पिंड हैं जो आकार में आकाशगंगा से छोटे हैं, परंतु उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इसकी खोज वर्ष 1962 में की गई थी। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाने वाले छोटे आकाशीय पिंड हैं। ये एक पट्टी के रूप में विद्यमान है। इसे लघु ग्रहिकाएं भी कहा जाता है। इसका निर्माण भारी धातुओं
से भारी धातुओं से हुआ है। ये क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त बन जाता है। महाराष्ट्र की लोनार झील इसका उदाहरण है। क्यूपर बेल्ट मलबों की बृहद पट्टी है जो क्षुद्र ग्रह के समान है, परंतु यह बर्फ से निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि धूमकेतु का आगमन इसी बेल्टों से होता है। धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित ऐसे चट्टान एवं धातु पदार्थ हैं जो सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा के कारण बर्फ पिघलकर पूंछ बनाते हुए सूर्य के चारों ओर चलते हैं। यह प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसके पूर्व यह वर्ष 1986 में दिखाई दिया था। धूमकेतु का पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। धूमकेतु का पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। उल्का आकाश में ऐसे चमकीले पदार्थ जो रात्रि में पृथ्वी की ओर गिरते हुए नजर आते हैं। ये क्षुद्र ग्रह या अन्य आकाशीय पिंडों के टुकड़े होते हैं। जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो ये पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण करने के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये पिंड ही टूटते हुए तारे जैसे लगते हैं। इन्हें ही उल्का कहते हैं। आद्य तारा एवं कृष्ण छिद्र। आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से छोटे छोटे बादलों का निर्माण होता है तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एक विशाल बादल में परिवर्तित हो जाते हैं। जब गैसों का यह विशाल बादल सिकुड़कर तारे में परिवर्तित हो जाता है तो उसे आदि तारा या आद्य तारा कहते हैं। जब तारे का हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होकर कम होने लगता है तो उसका बाहरी सतह फैलकर लाल हो जाता है, जिसे लाल दानव कहते हैं। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम हो तो वह श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाएगा। किसी अघूर्णनशील श्वेत वामन तारे या सीमाकारी द्रव्यमान 1.44 ही चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। जब इसका द्रव्यमान सूर्य से बहुत अधिक होता है तो इसमें विस्फोट हो जाता है तथा यह न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। इसका निर्माण न्यूट्रॉनों से होता है, इसलिए इसका पदार्थ अत्यधिक संघनित होता है। ऐसे अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थों से युक्त पिंड को ही कृष्ण छिद्र ब्लैक होल कहते हैं। कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि इससे किसी भी पदार्थ यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता, इसलिए ये दिखाई नहीं देते। सौरमंडल पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, उपग्रह तथा आकाशीय पिंडों के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त उनके 8 ग्रह हैं तथा इसका आकार तस्वीनुमा है एवं इसके मध्य में सूर्य स्थित है। संपूर्ण सौरमंडल का व्यास लगभग 733 करोड़ मील है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 2.496 × 10⁸ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल हैं, जबकि बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण हैं। आंतरिक ग्रहों का घनत्व अधिक तथा बाह्य ग्रहों का घनत्व कम होता है। देखिए फिगर द्वारा हम लोग समझते हैं। भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह। भीतरी ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। भीतरी ग्रह कौन कौन से हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं। बाहरी ग्रह जोयन ग्रह। बाहरी ग्रह देखते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जो है ये बाहरी ग्रह हैं। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति पूछेगा तो देखिए पहला पर बुध आ जाएगा, दूसरा पर सूर्य से दूरी के अनुसार शुक्र, तीसरा पर पृथ्वी, चौथा पर मंगल,
पांचवा पर बृहस्पति, छठवां पर शनि, सातवां पर यूरेनस, आठवां पर नेपच्यून आ जाएगा। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है नेपच्यून और सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। देखिए सौरमंडल का ये फिगर है, फिगर देखकर आप खुद समझ सकते हैं। सूर्य सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य है। इसकी आयु लगभग 46,000 मिलियन वर्ष है। यह हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस से बना है। इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। सूर्य की आंतरिक संरचना कई सकेंद्रीय स्तरों द्वारा हुई है। सबसे आंतरिक स्तर क्रोध है। इसके केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 1 मिलियन में 10 लाख तो 15 मिलियन में 1,50,000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक क्रोध का तापमान 1,50,000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सूर्य की बाह्य सतह फोटोस्फीयर से 10,000 किलोमीटर की दूरी को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर के बाह्य भाग को कोरोना कहते हैं। क्रोध के ऊपर सनवान कटिबंध पाया जाता है, जहाँ सनवान तरंगे चलती हैं। सूर्य की बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, जिसका तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस है। इसके सौर ज्वाला उत्पन्न होती है। जब सौर ज्वाला लपटें फोटोस्फीयर से उत्पन्न होकर कोरोना में प्रविष्ट होती हैं, इसके पृथ्वी के वायुमंडल में ध्रुवीय प्रकाश दृष्टिगत होता है। ये प्रकाश ऊंचे अक्षांशों में रात में अधिक दिखाई पड़ते हैं। जब इसे उत्तरी ध्रुव पर देखा जाता है तो इसे उत्तर ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी ध्रुव पर इसे दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। उपसौर एवं अपसौर। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी कारण वह कभी सूर्य से दूर तो कभी समीप होती है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो इसे कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच दूरी सबसे अधिक होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। ग्रह। पृथ्वी के समान ही सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाशहीन आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। वर्तमान में सौरमंडल में कुल 8 ग्रह क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण हैं। ये ग्रह अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नजदीक स्थित तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 है। यह प्रातः एवं शाम को के तारे के रूप में वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र। बुध के बाद शुक्र सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यह चमकीला ग्रह है। यह अपने चारों ओर घने बादलों से युक्त वायुमंडल के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। शुक्र को भोर तथा संध्या का तारा कहते हैं। इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसकी परिक्रमण गति विपरीत दिशा में होती है। पृथ्वी। सौरमंडल के सभी उपग्रहों पर ज्ञात जीवन के विषय में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का रंग आकाश से नीला दिखाई पड़ता है। जल एवं वायुमंडल की उपस्थिति के कारण यह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा जबकि आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है।
पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इन दोनों गतियों के कारण दिन रात एवं ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन में पृथ्वी का अपने अक्षों में झुकाव भी एक प्रमुख कारण है। मंगल लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। यह अपनी धुरी पर लगभग पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर घूमता है। बृहस्पति सूर्य से 5वां निकटतम परंतु सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना होता है। बृहस्पति किससे बना है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है, जो सौरमंडल के शेष समस्त ग्रहों के सम्मिलित द्रव्यमान से 2.5 गुना अधिक द्रव्यमान वाला है। यह सूर्य से जितनी मात्रा में ऊर्जा ग्रहण अवशोषित करता है, उससे अधिक मात्रा में विकिरित करता है। इसका वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव से 1 करोड़ गुना अधिक है। इसके वायुमंडल में तीव्र संवहन हवाएं चलती हैं। बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों में गैनीमीड, कैलिस्टो, ईओ एवं यूरोपा है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो आकार में बुध से भी बड़ा है। बृहस्पति का पलायन वेग 59.64 किलोमीटर प्रति सेकंड सर्वाधिक है। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान नजर आता है। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। इस पर नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल है। अरुण 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने अरुण की खोज की थी। यह आकार में तीसरा बड़ा एवं सूर्य से 7वां निकटतम ग्रह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य की पारदर्शिता एवं ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर करता है। अंततः इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका वायुमंडल घना है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैस मिलती है। अरुण से ज्ञात उपग्रहों की संख्या 27 है, जिसमें टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। साथ ही साथ ओवेरान, उपब्रियल, एरियल एवं मिरांडा इसके बड़े बड़े उपग्रह हैं। सौरमंडल के ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। सौरमंडल से ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसका एक आप लोगों का फोटो दे दूंगा। इस वीडियो को रोककर आप इसको पढ़ सकते हैं। वरुण 1846 ईस्वी में जोहान गाले ने इसकी खोज की। वरुण सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके भी चारों ओर वलय मिलते हैं तथा वलय सिलिकेट या कार्बन आधारित तत्वों से बना है। इसके वायुमंडल में 80% हाइड्रोजन तथा 19% हीलियम है। साथ ही साथ मीथेन की उपस्थिति भी है। इसका उपग्रह टाइटन पृथ्वी के चंद्रमा से बड़ा एवं वरुण की सतह से अधिक निकट है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और यह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, किंतु यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन विश्व के पहले व्यक्ति बने, जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे। ये अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान में गए थे। प्लूटो अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अगस्त 2006 ने यह निर्णय लिया कि प्लूटो तथा एक अन्य खगोलीय पिंड
2003 UV 313 ग्रह की श्रेणी में होने के लिए सभी उत्तरदायी शर्तों को पूरा नहीं करता। अंततः इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी से सम्मिलित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के अतिरिक्त आर्कटिक सागर, चुक्सी सागर व बेरिंग जल संधि से गुजरती हैं। जब कोई तारा 20 मेगाट्यूड से अधिक चमकने लगता है तब तारे की उस अवस्था को सुपरनोवा कहते हैं। पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा कौन है? तो साइरस तथा डॉग स्टार है। ग्रहण किसी खगोलीय पिंड का अंधकारमय हो जाना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति तब बनती है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है। देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी होती है और तीनों एक रेखा में होते हैं। चंद्र ग्रहण की स्थिति पूर्णिमा को होती है, किंतु सभी पूर्णिमा को नहीं। इसका कारण पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का 5 डिग्री झुकाव है। देखिए, चंद्र ग्रहण फिगर के माध्यम से समझाया गया है, इसको देख लीजिएगा। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में चंद्रमा सूर्य से ढक लेता है वहां सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स होता है। यह घटना अमावस्या के दिन होती है। वर्ष में न्यूनतम 2 बार तथा अधिकतम 5 बार सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण फिगर के माध्यम से समझाया गया है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए, अब हम लोगों का पहला पाठ आज समाप्त हो गया है। अध्याय 1 सामान्य भूगोल हम लोग समाप्त कर लिए हैं। देखिए, अगर आप लोग क्वेश्चन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा।